हाँ जी, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर हमने इलस्ट्रेशन 7 पर थे, कॉस्टिंग ऑफ होटल्स ये कर रहे थे। ए लॉजिंग होम, ये आपने किया क्वेश्चन, ट्राई नहीं किया होगा, डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि मैंने आपको बोला था कि स्टडी मटेरियल के तो सारी डिस्कस करेंगे। इन ए स्मॉल हिल स्टेशन विद 100 सिंगल रूम्स, द होम ऑफर ड्यूरिंग 6 ऑफ सीजन मंथ्स इन ए ईयर, यानी कि एक साल में 6 महीने आपके ऑफ सीजन के होते हैं और 6 महीने आपके नॉर्मल होते हैं। ऑफ सीजन में वो डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, आप देखो दे आर प्रोवाइडिंग डिस्काउंट इन ऑफ सीजन, और नॉर्मल सीजन में वो डिस्काउंट नहीं प्रोवाइड कर रहे होंगे, यानी कि इक्विवेलेंट में पॉइंट आ गया, ये इक्विवेलेंट का पॉइंट है। और दूसरी बात, आप यहाँ पर रूम डेज होंगे तो ऑफ कोर्स कंपोजिट भी होंगे, ठीक है। When number of visitors are limited during this period, half of the full room rent is charged. Half of the full room rent is charged. जो नॉर्मली सीजन में आप पूरा रेंट चार्ज करते हो और ऑफ सीजन में आप हाफ चार्ज करते हो। द मैनेजमेंट प्रॉफिट मार्जिन इज टारगेटेड एट 20% ऑफ द रूम रेंट। जितना भी रूम रेंट आएगा वो मैनेजमेंट का प्रॉफिट है। टेकिंग्स होते हैं ना, रूम टेकिंग्स के ऊपर 20% का प्रॉफिट हो गया, ये लगाओ आप। द फॉलोइंग आर cost estimate and other details for the year ending 31st March 2020. Assume a month to be of 30 days. Occupancy ratio during the season 80% है, ऑफ सीजन में 40% है। Total investment in the home is 200 lakh, of which 80% relate to building and balance to furniture and equipment. Expenses में staff salary है excluding room attendant 5,50,000 और रिपेयर टू बिल्डिंग है 2,61,000, ये आपका एनुअल है खर्चा। उसके बाद लॉन्ड्री चार्जेस आपके 80,000 के है, इंटीरियर के आपके 1,75,000 के है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपके 1,90,800 के हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड बिल्डिंग के ऊपर 5% है, फर्नीचर एंड फिटिंग के ऊपर, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 15% है, और ये डेप्रिसिएशन स्टेट लाइन बेसिस के ऊपर है। रूम अटेंडेंट, ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में ये पॉइंट में कंफ्यूजन रहती है। रूम अटेंडेंट आर पेड 10 पर रूम डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम इन ए मंथ, ठीक है। मंथली लाइटिंग चार्जेस, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मंथली लाइटिंग चार्जेस आर 120 पर रूम एक्सेप्ट इन 4 month इन विंटर व्हेन इट इज 30 पर रूम। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द रूम रेंट चार्जेबल पर डे ड्यूरिंग द सीजन एंड ऑफ सीजन मंथ ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है। खर्चे निकालने से पहले रूम्स निकाल लेते हैं। आपको निकालना क्या है, रूम रेंट चार्जेबल पर डे, तो कंपोजिट यूनिट का रेंट निकालने को बोल रहे हैं, रूम और डेज दोनों कंसीडर होंगे। तो आइए सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं रूम डेज, टोटल रूम डेज, ठीक है। पहले निकाल लेते, बाद में इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेंगे उसको। आपके पास रूम कितने, 100 सिंगल रूम्स हैं। पहले हम सीजन में बात करते हैं। 100 रूम्स हैं, 100 में जो रूम्स हैं ऑक्यूपेंसी रेशियो कितनी रहती है, 80, यानी कि ऑन एन एवरेज 80 कमरे किराए पर होते हैं, ठीक है। और पूरे साल 360 डेज, उन्होंने बोला महीना 30 दिन का तो साल 360 दिन का, तो 6 महीने 180, 6 महीने की बात हो रही है ना, ये 6 महीने की बात हो रही है पर, ठीक है जी, 6 महीने की बात हो रही है, 180 दिनों की बात हो रही है, क्योंकि आपका जो ऑफ सीजन है वो 6 महीनों का है और सीजन 6 महीनों का है। तो कितना हो गया 180, तो कितना हुआ, कितने रूम डेज हो गए 14,400। और ऑफ सीजन में रूम डेज कितने बनते हैं आपकी, 100 है, 40% ऑक्यूपेंसी रेशियो है, 180, 70 to 100। अब इनको ऐड नहीं कर सकते, रीजन क्या है, दोनों का रेंट अलग अलग है। तो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज में आप देखिए, कहता है कि इसमें जो सीजन है यहां पर आपका जो रेंट होगा वो हाफ होगा, ठीक है, और इसका मतलब यहां पे डबल होगा। तो एक काम करते हैं ना, 7200 को डिवाइड बाय 2 में कर लेते हैं, प्लस
14,400 तो है ही है। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज आगे, अब रेंट के हिसाब से 18,000 आपके रूम डेज आगे, इक्विवेलेंट रूम डेज। ये पूरे रेंट वाले रूम डेज है, फुल रेंट वाले रूम डेज है, हाफ वाले नहीं है। आप हाफ वाले भी लेके कर सकते हो। ये हमारे क्या है, फुल रेंट वाले रूम डेज है। ये तो कैलकुलेट हो गया। अब बारी है खर्चा निकालने की, ठीक है। इसको मिटा दूं ना, बस कैलकुलेट हो गया ये 18,000 रूम डेज। अगली बारी है कि आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन को स्टेप्स में किया करो तो इजी रहता है, जो चीज चाहिए पहले वो कैलकुलेट कर लो। अगली बारी हमें कॉस्ट कैलकुलेट करने की है। अब कई बार बच्चे ना यहां पढ़ते पढ़ते इन्हीं पॉइंट्स को सोचने लग जाते हैं, जब आएंगे सब सोच लेंगे, तो उससे क्या होता है, आपका दिमाग पहले ही परेशान हो जाता है, शुरू से ही गलत करने लग जाते हो। जब आना होगा तो अपने पे विश्वास रखा करो कि जब ये पॉइंट पढ़ेंगे तो सुलझ जाएंगे इसको। जब क्वेश्चन करते हो तो ऑटोमेटिकली सोल्यूशन आ जाता है। अब खर्चों के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि फिक्स्ड और रिपेयर, फिक्स के इसमें आपको मैंने बोला था फिक्स वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में बांटने की जरूरत नहीं है, टोटल करते जाओ। यहाँ पे डिफिकल्ट होता है कि कौन से खर्चे फिक्स है, कौन से वेरिएबल है, कौन से सेमी वेरिएबल है, ये निकालना मुश्किल हो जाता है, तो टोटल जोड़ लेंगे। स्टाफ सैलरी आपकी 5,50,000 ही रहेगी, रूम अटेंडेंट का अलग से डालेंगे। रिपेयर टू बिल्डिंग आपकी आ गई 2,61,000 गिवन है, वो जोड़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ड्री चार्जेस 80,000 गिवन है, जोड़ना ही है। उसके बाद इंटीरियर के खर्चे 1,75,000 आपको ऐड करना है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1,90,800 आपको जस्ट ऐड करना है। उसके बाद आएगी डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन में कहते हैं बिल्डिंग के ऊपर 5% है और आपके पास फर्नीचर के पास की 15% है। अब बिल्डिंग की वैल्यू देखो, आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, टोटल 200 लाख की, जिसमें 80% बिल्डिंग के ऊपर, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट के ऊपर है। 200 का 80% निकालोगे तो 160, यानी कि 160 लाख की फर्नीचर है, सॉरी बिल्डिंग है, और 40 लाख का आपका फर्नीचर एंड इक्विपमेंट है। तो अगर आप 160 लाख के ऊपर 5% निकालोगे तो कितना आएगा, 8 लाख की डेप्रीशिएशन उसकी आएगी, और फर्नीचर के ऊपर 40 लाख के ऊपर 15% निकालोगे तो 6 लाख की डेप्रीशिएशन वहां पर आ गई। तो डेप्रीशिएशन वाला पॉइंट भी हमारा हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं रूम अटेंडेंट की, ये वाले पॉइंट। रूम अटेंडेंट आर पेड 10 पर रूम डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ रूम्स इन ए मंथ। बताइए जरा, पर रूम डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ रूम डेज इन ए मंथ। अब आप देखिए सीजन में बात करते हैं, एक मिनट यहां कर लेते हैं। सीजन में आपके 100 रूम्स हैं, 80% ऑक्यूपाइड रहते हैं, यानी कि 80 कमरे आपके ऑक्यूपाइड रहते हैं, ठीक है। तो इसको 10 रुपए पर रूम डे मिलेगा सीजन में। देखो ना, रूम अटेंडेंट को आपको 10 पर रूम डे देना है ऑन द बेसिस ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम्स इन ए मंथ। इन्होंने बोला मंथ के जितने मंथ में ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो हम एनुअल निकाल लेते हैं, क्योंकि जो खर्चे हैं उसका मंथ से और उससे कोई लेना नहीं, जितने रूम्स पूरे साल ने उसने अटेंड किए हैं उसके हिसाब से पर रूम उसको 10 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑफ सीजन में उसने 80 रूम अटेंड किए होंगे, इसमें कोई गड़बड़ है? इंटू 180 भी तो, एक मिनट रुको जरा, रोज 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 80 रूम ऑक्यूपाई होते हैं उसके एवरी डे, एंड इज गेटिंग 10 पर डे। पूरे महीने में उसके 30 दिनों के इतने बन गए, और 180 दिनों के इतने बन गए, 6 महीने के इतने बन गए। हाँ 80 रोज आप, मैंने दूसरे तरीके से बता रहा हूं, रोज 80 रूम ऑक्यूपाइड रहते हैं और पर रूम के 800 रुपए, तो 30 कितने बनेंगे, तो कितने आगे, हाँ जी 1,44,000। और ऑफ सीजन में आपके 40 कमरे ऑक्यूपाइड रहते हैं रोज ऑफ सीजन में, एक कमरे के लिए 10 रुपए मिलेंगे, 30 दिनों में इतने मिलेंगे, और 6 महीनों में इतने मिलेंगे, 70 जोड़ के कितना आया,
2,16,000 रूम अटेंडेंट को चार्जेस मिलेंगे। ठीक है जी, 2,60,000 क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लेना है आपने। नेक्स्ट, मंथली लाइटिंग चार्जेस आर 120 पर रूम एक्सेप्ट इन 4 मंथ इन विंटर व्हेन इट इज 30 पर रूम। अब यहां पे कंफ्यूजन रहता है ट्रीटमेंट का। क्या है? मंथली चार्जेस 120 पर रूम है एक्सेप्ट इन 4 मंथ इन विंटर व्हेन इट इज 30 पर रूम। देखिए इसमें दो निकलते हैं। पहला है कि जितने किराए पर चढ़ते हैं उतनों के ही बिजली के चार्जेस लेंगे, और दूसरा है कि सारे कमरों पे बिजली के चार्जेस निकालो। साइलेंट है, कुछ पॉइंट यहां पर कुछ क्लियर नहीं है। मंथली लाइटिंग चार्जेस आर 120 पर रूम एक्सेप्ट इन 4 मंथ इन विंटर व्हेन इट इज 30 पर रूम। तो इसका मतलब पहली ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव 1 कि आपके मंथली चार्ज 120 है, तो आपके 100 कमरे हैं, 120 पर रूम है मंथली चार्जेस, और 8 महीने ये हो रहा है। ऑक्यूपेंसी यहां पे मैटर नहीं कर रही। दूसरा, आपके पास 100 रूम है, 30 रुपीज चार्ज कर रहे हो लाइटिंग चार्जेस पर मंथ, है ना, पर मंथ, और 4 महीने ये हो रहा है। टोटल कीजिए यार, 1 मिनट ना, 1 मिनट जस्ट। हाँ जी, हाँ जी, 1,08,000। ऑल्टरनेटिव 2, क्या आप ऑक्यूपेंसी के हिसाब से निकालोगे? आपके 80 कमरे सीजन में, जिस समय 120 लगते हैं, वो मान के चल रहा हूं मैं सीजन का टाइम है। ठीक है, सीजन के 6 महीने और 2 महीने ऑफ सीजन के, उसी कर रहा हूं। तो 80 इंटू 120 इंटू 6 प्लस 40 इंटू 120 इंटू 2, 8 महीने पूरे हो गए। ये 8 महीने आपके पूरे हो गए ना। 6 टोटल 8 महीनों में 6 महीने सीजन के ले लिए मैंने और 2 महीने सीजन के लिए। उन्होंने बोला कि 8 महीने आपसे हम चार्ज करेंगे 120 रुपए पर रूम, एक महीने का। 8 महीने बोला उसने, तो 8 महीने में 6 महीने आपने सीजन के उठा लिए, 2 महीने आपने ऑफ सीजन के उठा लिए। ठीक है, तो 8 महीने जो सीजन के कमरे हैं उसमें ऑक्यूपेंसी के हिसाब से 80 कमरे रोज चढ़ते हैं, तो इनसे एक महीने का 120 रुपया लेंगे, तो एक महीने का खर्चा कितना बन गया? 6 महीने का 6 से मल्टीप्लाई करके बन गया। और जो 2 महीने ऑफ सीजन में चले गए, वहां पे 40 कमरे किराए होते हैं एवरीडे, तो महीने के इतने बन गए और 2 महीने के इतने बन गए। ये कितना बना? हाँ, तो वही किया ना मैंने। अब वैसे कर लो जी, सीजन वाइज कर लो। सीजन का बना 80 इंटू 120 इंटू कितना आया? 5600। और ऑफ सीजन में, ऑफ सीजन में 40 इंटू 120 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 30 इंटू 6 इंटू 4, 14,000। जब आप इसे जोड़ोगे तो ये 72,000 बन जाएगा। ऑक्यूपेंसी के हिसाब से ऑल्टरनेटिव 2 है। अगर क्वेश्चन को प्लेन रीड करोगे तो ऑल्टरनेटिव 1 समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने यहाँ पे ऑक्यूपेंसी के हिसाब से कुछ नहीं बोला। मंथली लाइटिंग चार्जेस आर 120 पर रूम एक्सेप्ट इन 4 मंथ इन विंटर व्हेन इट इज 30 पर रूम। अगर हम प्लेन रीडिंग करें तो ऑल्टरनेटिव 1 निकल के आता है सामने।
लेकिन अगर हमें मालूम है कि बिना ऑक्यूपेंसी के लाइटिंग चार्जेस नहीं होंगे, इसलिए हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव 2 ही फॉलो करना है। ये दोनों ऑल्टरनेटिव मैंने इसलिए बता दिए कि कई बार आप बोलते हो कि नहीं सर ऑल्टरनेटिव 2 1 क्यों नहीं फॉलो किया, तो दोनों है, अपने पेपर में ऑल्टरनेटिव 2 फॉलो करना है। चेक कर लेते हैं। 72,000 है, क्लियर। अब देखो स्टाफ सैलरी होगी, गिवन ही है, रिपेयर टू बिल्डिंग हो गया, लॉन्ड्री हो गया, इंटीरियर के खर्चे हो गए हैं आपके, और सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गए हैं, डेप्रिसिएशन हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन हो गया, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, फर्नीचर की होगी, लाइटिंग चार्जेस भी हो गए, टोटल आ गया। उसके बाद उसने बोला प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑफ रूम रेंट, तो और 25% ऑन कॉस्ट। इसमें सिर्फ एक खर्चा बच गया था, एक खर्चा बच गया, उसमें से हम निकाल लेंगे प्रॉफिट मार्जिन कितना है। रूम रेंट का यानी कि सेलिंग प्राइस का 20% और कॉस्ट का 25%, एक ही बात होती है, तो वो निकाल के जोड़ दिया और टोटल आ गया। और आप देखो आपके पास कैलकुलेट करना है रूम डेज, 18,000 से डिवाइड कर लिया, 18,000 से डिवाइड कर लिया तो फुल रेंट आ गया, तो सीजन में तो अपने फुल रेंट डिवाइड करना है, 18,000 ही निकाला था हम लोगों ने, और ऑफ सीजन में हमारा रेंट जो है वो हाफ हो गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो उससे पहले आपकी कॉस्टिंग आएगी होटल्स हॉस्पिटल्स की। हॉस्पिटल्स में भी जो खर्चे हैं वो तो वैसे ही आएंगे जैसे नॉर्मली आते हैं, जोड़े जाएंगे, सारे खर्चे जोड़ लेंगे। वहां पे कॉस्ट यूनिट अलग अलग केस में अलग अलग आते हैं। एक आउट पेशेंट होते हैं, उनको सर्विस दे रहे हो, इन पेशेंट को सर्विस दे रहे हो, मेडिकल सर्विसेज दे रहे हो, एक्सरे की दे रहे हो, स्कैनिंग की सर्विस दे रहे हो, जनरल सर्विसेज में कैटरिंग की सर्विस दे रहे हो, लॉन्ड्री पावर हाउस की सर्विसेज दे रहे हो, मिसलेनियस सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट डिस्पेंसरी, अलग अलग सर्विस के अलग अलग चार्जेस होते हैं। वो सेम रेट एक के लिए नहीं चार्ज करते, क्योंकि हर बंदा अलग अलग सर्विस लेता है। अब मान लो जो आउट पेशेंट है वो तो पर पेशेंट होगा, क्योंकि आउट पेशेंट का मतलब वो मरीज आता है, डॉक्टर से दवाई लेता है और निकल जाता है, तो वहां पर जो चार्जेस होंगे वो पर पेशेंट हो जाएंगे। जो इन पेशेंट होंगे वो रूम में भर्ती होंगे, तो वहां रूम के हिसाब से चार्ज करेंगे आपको। वहां पे पेशेंट मैटर नहीं करता, वहां रूम्स मैटर करते हैं, कितने दिनों के लिए आपने रूम्स लिए हैं। अगर आप सिर्फ एक्सरे करवाने आए हो, स्कैन करवाने आए हो, तो आपको पर एक्सरे पर सर्विस आपसे चार्ज कर लिया जाएगा। अगर आप साथ में कैटरिंग की सर्विस, लॉन्ड्री सर्विसेज या पावर हाउस की सर्विसेज ले रहे हो तो वो चार्ज कर लिया जाएगा आपसे। और अगर आप ट्रांसपोर्टेशन या डिस्पेंसरी से सर्विस ले रहे हो तो अकॉर्डिंग लिया जाएगा। तो हॉस्पिटल में मल्टीपल सर्विसेज होती हैं। देखो जब आप होटल आते हो तो सर्विस एक ही है, रूम में रहोगे, रूम की सर्विसेज मिलेंगी, उसके हिसाब से उन्हें चार्ज कर देना है। जब आप बस में बैठते हो तो सर्विस एक ही है, बस में कोई एक्स्ट्रा सर्विस नहीं मिलती, सबको सेम ही सर्विसेज मिल रही होती हैं। अगर आप डिलक्स बस में बैठोगे तो वहां सर्विसेज ज्यादा होती है, लेकिन सबको सेम मिल रही होती है। ऐसा नहीं है कि आपने कम किराया पे करना है तो आपको टीवी नहीं देखने देंगे हम आपको, या आपकी जो चेयर है वो पीछे को टिल्ट नहीं होगी, है ना, इंक्लाइंड नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होता, सबको सेम सर्विसेज है। आप ट्रक में सामान लेके जा रहे हो तो वहां पर भी आपको सेम सर्विसेज है, तो रेट एक ही चीज का चार्ज होगा। लेकिन हॉस्पिटल में प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में मल्टीपल सर्विसेज है और हर बंदा हॉस्पिटल विजिट करता है अलग अलग पर्पस के लिए। तो क्वेश्चन में हमें ये देखना पड़ेगा कि किस सर्विस की बात हो रही है। हमें जो हॉस्पिटल का क्वेश्चन आएगा वो सारी सर्विसेज के लिए आपको कॉस्ट नहीं निकालने को बोलेगा, वो कोई भी एक सर्विसेज के लिए बोल सकता है, पर पेशेंट बोल सकता है, वो इन पेशेंट की सर्विसेज बोल सकता है आपको, वो ये बोल सकता है कि एक्सरे की कॉस्ट क्या होगी पर एक्सरे, वो आपसे कैटरिंग की सर्विसेज, मतलब कैसी भी सर्विसेज की कॉस्ट निकलवा सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसी गिवन है। इसका पेपर भी रिसेंटली हॉस्पिटल का क्वेश्चन भी आ चुका है, रिसेंटली आया है। ठीक है, तो कॉस्ट यूनिट देखिए, कहते हैं कि अगर आप आउट पेशेंट हो, आउट पेशेंट समझते हो, जो सिर्फ डॉक्टर को विजिट करते हैं और दवाई लेके चले जाते हैं, वहां पर जो सर्विसेज कॉस्ट होती है वो होती है आपकी पर। और अगर आप इन पेशेंट हो तो आपको रूम डेज के हिसाब से चार्ज किया जाता है, ये मान के कि एक बंदा एक रूम में रहता है, ऑपरेशन होता है उसका और एक बंदे के लिए एक रूम है। स्कैनिंग, अगर आपको स्कैनिंग करवाते हो, एक्सरे वगैरह करा रहे हो तो पर केस। और अगर आपसे लॉन्ड्री के चार्जेस रिकवर किए जाएंगे, अगर आप लॉन्ड्री भी करवाते हो वहां, तो पर 100 आइटम आपको कॉस्ट बतानी पड़ेगी। तो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, कॉस्ट, कहते हैं कि कॉस्ट दो ही पार्ट डिवाइड होती है, एक फिक्स कॉस्ट में, एक वेरिएबल कॉस्ट में। यहाँ पे सेमी वेरिएबल नाम की कोई चीज नहीं है। फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी होती है? जनरली स्टाफ सैलरीज होती है, डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट होती है। और वेरिएबल कॉस्ट
लॉन्ड्री चार्जेस होता है, कॉस्ट ऑफ फूड सप्लाइड होता है, और पावर वगैरह, ये आपके वेरिएबल खर्चे हॉस्पिटल में माने जाते हैं। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। एबीसी हॉस्पिटल केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट में इन पेशेंट होते हैं। क्रिटिकल केयर यूनिट में आप बोलते हैं ना, आईसीयू में पेशेंट एडमिट होते हैं, वहां पे कोई आउट पेशेंट नहीं। तो कहता है कि हॉस्पिटल ने क्रिटिकल केयर यूनिट उसके लिए बिल्डिंग किराए पर ली है। सीसीयू कंसिस्ट ऑफ 35 बेड्स, मोर बेड्स कैन बी एडेड इफ रिक्वायर्ड। यही क्वेश्चन पेपर में आया था, ये क्वेश्चन पेपर में आया था, आई थिंक 2019 में आया था, मई में आया होगा। CCU कंसिस्ट ऑफ 35 बेड्स एंड 5 मोर बेड्स कैन बी एडेड इफ रिक्वायर्ड। वैसे तो 35 बेड है, लेकिन 5 बेड्स को और को ऐड किया जा सकता है। रेंट पर मंथ क्या है? 75,000 आपका रेंट पर मंथ हो गया। सुपरवाइजर आपके 2 हैं, 25 पर मंथ, 25,000 पर मंथ ईच के लिए हो गया। नर्सेज हैं, उनके खर्चे दे रखे हैं। 5 लाख पर मंथ है हर एक को। 2,50,000 कर रहे हो, पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड बाय देम, उसके हिसाब से पे करोगे। तो अदर एक्सपेंसेस क्या है? रिपेयर है, फूड टू पेशेंट है, अदर सर्विसेज टू पेशेंट है, लॉन्ड्री चार्जेस है, मेडिसिन के खर्चे हैं, अदर फिक्स एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, ये सब। तो इसमें वेरिएबल और फिक्स आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। It was estimated that for 150 days in a year 35 beds are occupied and for 80 days only 25 beds are occupied। कहता कि 150 डेज के लिए आपके 35 बेड्स ऑक्यूपाइड हुए हैं एंड फॉर 80 डेज ओनली 25 बेड्स आर ऑक्यूपाइड। द हॉस्पिटल टोटल दिन कितने होते हैं बताना जरा महीने साल में? 150 दिन यहाँ पे कवर हो गए उसमें से, और 25 डेज सॉरी 80 डेज यहाँ कवर हो गए, कितने बने? और बाकी दिन कितने बच गए? उनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है यहाँ तक। बाकी दिनों में कितने बेड ऑक्यूपाइड थे? ये बेड ऑक्यूपाइड क्यों चार्ज कर रहे हैं? वो पर बेड निकालेंगे खर्चा। और हाँ, CCU में आप पर बेड ही होगा, वह एक कमरा नहीं हर एक को दिया जाता, ठीक है। क्रिटिकल केयर यूनिट है, वहां बेड्स लगे होते हैं, तो वहां चार्जेस पर बेड होंगे, आपको पर रूम नहीं होंगे। तो इसलिए ये कॉस्ट यूनिट निकालने के लिए कितने कॉस्ट यूनिट्स बनेंगे वो उसके लिए जानकारी दिया। खर्चा तो सिंपल है, खर्चा तो दिया हुआ ऐड करना है आप, ठीक है। तो पूरे साल में डेज यहां पर कवर हो गए जहां पर 35 बेड ऑक्यूपाइड है, और फॉर 80 डेज 25 बेड्स आर ऑक्यूपाइड। कहता कि द हॉस्पिटल हायर 75 बेड्स एट ए चार्ज ऑफ 100 पर बेड पर डे। 750 सॉरी 75 नहीं 750 बेड्स क्या लिए? किराए पर लिए हैं, और 100 पर बेड पर डे का चार्ज पे किया है टू अकोमोडेट द फ्लो ऑफ पेशेंट। हाउएवर दिस डज नॉट एक्सीड more than 5 extra bed over and above the normal capacity of 35 beds on any day। यानी कि 750 बेड को अगर आप 5 बेड से डिवाइड करोगे तो कितने दिनों के लिए एक्स्ट्रा बेड यूज हुए? आपके 750 बेड्स उन्होंने एक्स्ट्रा हायर किए हैं, लेकिन किसी भी दिन उन्होंने बोला है कि हमने 5 बेड से एक्स्ट्रा, 35 तो ऑलरेडी है हमारे पास। अगर आप पढ़ो ना बेड्स की कहानी, तो ये देखो आपके पास ऑलरेडी 35 बेड्स हैं, और 5 और बेड एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। यही कह रहा है। अगर यहां पर जानकारी दी है, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट 150 डेज इन ए ईयर 30 बेड्स आर ऑक्यूपाइड, 35 बेड ऑक्यूपाइड किए गए, ठीक है। एंड फॉर 80 डेज ओनली 25 बेड्स आर ऑक्यूपाइड। अब देखो, अगर आप 365 डेज लेते हो, उसमें से 150 डेज माइनस कर दो जिसपे 35 बेड थे उन्होंने बोला है, और 80 दिन और माइनस कर दो जिसमें 25 बेड थे, तो बचे कितने? 135। यानी कि 135 डेज रहे होंगे जहां पर 35 से ज्यादा बेड्स इस्तेमाल हुए होंगे, है ना, यही बनता है। और उन्हीं 135 डेज में
ये वाला पॉइंट रेलेवेंट होना चाहिए कि द हॉस्पिटल हायर्ड 750 बेड्स एट ए चार्ज। 750 बेड, यहाँ 750 बेड का मतलब रोज के, मतलब एक बेड अगर मैं 30 दिन काउंट कर रहा हूं तो 30 बेड काउंट कर रहे हैं, ये डेज के हिसाब से काउंट, बेड डेज की बात कर रहे हैं ये। 750 बेड तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कैपेसिटी आपकी 5 बेड की है रोज की, तो आप 750 बेड रखोगे कहां? अब ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 5 बेड ही हायर कर सकते हो, तो ये 750 बेड डेज हैं बेसिकली, बेड्स नहीं है, ठीक है। तो कहता है हॉस्पिटल हायर 750 बेड्स एट ए चार्ज ऑफ 100 पर डे, पर बेड पर डे, तो 750 आपके बेड डेज हो गए, ठीक है। टू अकोमोडेट द फ्लो ऑफ पेशेंट, पेशेंट के फ्लो को अकोमोडेट करने के लिए, हाउ एवर दिस डज नॉट एक्सीड मोर देन 5 एक्स्ट्रा बेड, कहते पर हमने कभी भी 5 बेड से ज्यादा एक दिन में नहीं लिए, ओवर एंड अबव द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 35 डेज ऑन एनी डे। तो ये बात सिर्फ 135 दिनों पर लागू होगी, ठीक है। 135 दिनों में इन्होंने 750 बेड डेज बना लिए, तो डिवाइड करना रोज कितने बेड थे? 5 से ज्यादा बन रहे हैं। क्वेश्चन में ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इस क्वेश्चन में ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है ना वो मिसमैच कर रही है। हम्म हम्म खर्चे तो 750 के डाले होंगे इन्होंने, फिर तो आप 750 बेड रखोगे कहां पर? टोटल कैपेसिटी आपकी 35 की है एक दिन की, अब वाई यू हायर्ड 750 डेज बेड्स? या तो होना भी कैपेसिटी है हमारे पास, हमने रखे हुए हैं, 35 और 7.5 में बड़ा फर्क है, तो इसका मतलब ये है कि ये बेड डेज की बात हो रही है। पहली बात तो टोटल बेड डेज इतने बने आपके, लेकिन ये बने 135 दिनों में ही हुए होंगे, क्योंकि 35 हायर किए गए, ये भी दिया उन्होंने। तो पेशेंट, अब इसमें दूसरी थ्योरी एक और आ जाती है, बेड थे ही नहीं, हम सारे ही हायर करते हैं, हमारे पास हमारे पास बेड 35 भी नहीं है, ये देखो उन्होंने बोल दिया कि उसमें कंसिस्टिंग ऑफ 35 बेड, ये 35 बेड भी नहीं है, ये भी किराए पर लेते हैं हम लोग 20-25, और इससे ज्यादा जब भी जरूरत तो हम किराए पर लेते होंगे, पर वो भी जस्टिफाई नहीं होता यहाँ। तो इस क्वेश्चन में जब पेपर में आया था तो उस समय भी यही प्रॉब्लम आई थी, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पेपर में आया था, फिर स्टडी मटेरियल में आया है। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है। ये देखो बेड डेज जोड़ दिए सीधा ही, ये गलत है। 35 दिन यहां पर हो गए, 150 डेज के लिए 35 बेड हो गए रोज, ये तो हमने डिस्कस ही किया था, इतने बेड डेज हो गए, है ना। रोज 35 बेड है, 150 दिनों के लिए 35 बेड यूज हो रहे हैं, ये तो क्लियर है, क्वेश्चन ने बोल दिया। 5250 बेड्स हो गए, और दूसरी के पास 25 बेड्स आप यूज करते हो 80 दिनों के लिए, तो 2000 बेड डेज हो गए। आप कह रहे हो कि 5 बेड से ज्यादा हम हायर नहीं कर रहे, तो 750 कैसे साल में? अगर आपके पास 135 दिन बचते हैं, 135 में से अगर रोज 5 बेड ज्यादा करोगे, 75 बनता है, 750 कहां से आ गया? उन्होंने बोला स्पेसिफिकली, होवेवर किसी भी दिन 5 बेड से ज्यादा हायर नहीं किए गए, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां पर ये गलत है। अगर आप पेपर में सीधा क्वेश्चन आ गया ना तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूजन था उस समय, तो इन्होंने सोल्यूशन में सीधा ये डाला हुआ 8000। क्लियर है? इस क्वेश्चन को याद रखना, पेपर में एज सच आया तो एज सच ही चिपका देना। किसका होता है? नहीं होता ना, यही तो प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन चेक ही नहीं हुआ, कोई और तरीका ही नहीं है। क्वेश्चन में या तो इतनी ज्यादा क्लैरिटी दे दी उसने, ऊपर से ये लाइन लिख कुछ ना कुछ बना इसका, है ना। यहां तो ये ना लिखा होता,
हाँ मतलब अगर इस ये तो और क्लियर कर रहा है कि नहीं 5 बेड से ज्यादा नहीं लिए हमने, ठीक है। अगर ये बात लिखी होती तो हम बहस बूसी कर के अपने आप को जस्टिफाई कर लेते, पर इसे तो जस्टिफाई भी नहीं हो रहा। तो रूम डेज ऊपर वाले तो दोनों क्लियर हैं, तीसरा हमने तो ले लेना। अब खर्चे मुताबिक फिक्स और वेरिएबल में बांट लिया है। देखिए अब 2000, अच्छा इनकम के बारे में क्या बोला है, क्या चार्ज कर रहे हो आप उनसे? कैलकुलेट प्रॉफिट पर पेशेंट डे, पर पेशेंट डे आपको कैलकुलेट करना है, एक दिन का एक पेशेंट से प्रॉफिट कितना हो रहा है। इफ हॉस्पिटल रिकवर ऑन एन एवरेज 2000 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट, 1000 पर पेशेंट, और कितने आ रहे हैं 8000 डेज आ गए, डेज भी तो इंटू 2000 कर देंगे, कर रहा होगा नहीं करेंगे क्योंकि क्रिटिकल केयर यूनिट है, वहां पे हर पेशेंट बेड पे जरूर लेटता होगा अपना ऑपरेशन वगैरह वट एवर, और 2000 चार्ज कर रहे हैं तो पेशेंट डेज हैं आपके उतने ही पेशेंट डेज हैं, ठीक है। तो एक पेशेंट डे का आप 2000 तो टोटल प्रॉफिट पेशेंट डे से डिवाइड कर देंगे, आठ हजार से ये इतना आ गया, सारे खर्चे दिए गए हैं। अच्छा डॉक्टर की फीस वेरिएबल है, इंडिकेट किया है यहां पर कि डॉक्टर को पेशेंट के चार्जेस मिलेंगे। ये पढ़ो जरा, डॉक्टर पेड 2,50,000 per month paid on the basis of number of patient attendant and time spent on them, यानी कि दिस इज नॉट फिक्स्ड। यहाँ पे सेमी वेरिएबल तो है नहीं, कहते हैं तो फिक्स है वेरिएबल है, तो ये क्या बन गया आपका वेरिएबल बन गया। तो 30 लाख होगी पूरे साल की, और फूड टू पेशेंट उन्होंने वेरिएबल लिखा ही हुआ ब्रैकेट में, वो वेरिएबल आ गया। अदर सर्विसेज भी वेरिएबल है, लॉन्ड्री चार्जेस भी क्वेश्चन में गिवन है वेरिएबल है, मेडिसिन भी वेरिएबल है, बेड हायर चार्जेस सिर्फ 750 के ऊपर पड़ेगा हमें, बाकी बेड तो ऑलरेडी नहीं है हमारे पास, तो वो भी वेरिएबल जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी टोटल। उसके बाद हाँ तो 750 बेड्स का मतलब रूम डेज हो, पर डे का चार्ज मल्टीप्लाई किया हुआ ना, 750 बेड्स नहीं बनेंगे, उन्होंने बेड डेज लिए हो तभी तो पर 750 बेड डेज कंसीडर किए हैं। उसके बाद फिक्स कॉस्ट में आपके पास आ जाएगा, एक रेंट आ गया वो भी फिक्स्ड है, सुपरवाइजर की खर्चे वो भी उन्होंने दिए हुए हैं फिक्स्ड है, नर्सेस फिक्स्ड है, वार्ड बॉय के खर्चे फिक्स्ड है, रिपेयर फिक्स्ड है, अदर एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एलोकेटेड है। ये एलोकेटेड कहां से आ गए, यहां से देखिए गिवन ही है, ठीक है। तो सारे के सारे फिक्स्ड हैं, टोटल आपने कर लिया, ये आ गया। कैसे कैसे आपके पास बेड कितने हैं? नहीं नहीं नहीं, आ, आप ये देखो ना, ये देखो ये देखो देख, नहीं नहीं 30 कैसे आ गए ना, उसने बोला है कि कंसिस्ट ऑफ 35 बेड, 35 तो ऑलरेडी है, तो हायर पे क्यों लोगे? तो व्हाट अबाउट अदर डेज, वो तो तोड़ मरोड़ के ही निकाला है। हमें टोटल 750 दिया हुआ है, वो ऐसा जी कंसीडर कर डेज में घुमाओगे तो नहीं बनेगा,
और वैसे भी ये बेड नहीं है, बेड डेज है, वहां पे भी कंफ्यूजन है, बेड लिखा हुआ है इन्होंने बट इट्स बेड डेज। हाँ तो 40 मैक्सिमम हो सकते हैं ना, तो जब 35 से ऊपर जब आपको बेड चाहिए होंगे तब आपको 5 और ऐड करने पड़ेंगे। 40 हम्म जैसे 135 दिन तो बच गए थे, हम्म उन्होंने बोला 5 एक्स्ट्रा बेड हायर किए, हम्म मतलब 35 + 5 मतलब टोटल 40, 35 से पहले और 5 ऐड किए। हाँ तो 135 दिन है ना वो। हाँ इन्होंने पता क्या किया, मैं बताता हूँ, इन्होंने सिर्फ बोला कि जब ये देखो, उन्होंने बोला 80 दिन तो 25 बेड है, 150 दिन 35 बेड है, और जब इन्हीं 150 दिनों में हमें 5 बेड की और जरूरत पड़ेगी, अगर पड़ेगी, वैसे उन्होंने बोल दिया कि 150 दिनों में 35 बेड ही चाहिए थे हमें, तो वहां ज्यादा जरूरत कैसे पड़ेगी, 150 और बचे ही नहीं हमारे पास, तो कंफ्यूजन है। ठीक है, इन्होंने यही माना हुआ है कि ये जो 150 दिनों में 35 बेड यूज हो रहे हैं, इन्हें प्रैक्टिकली ये 35 नहीं 40 यूज हो रहे हैं, इन्होंने वो ट्रीट करके 750 जस्टिफाई किया हुआ है तो ठीक नहीं है वो भी। चलिए, तो ये सारे के सारे खर्चे हो गए आपके, और आपको प्रॉफिट पर पेशेंट नंबर ऑफ उससे डिवाइड कर दोगे पेशेंट डे से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पर पेशेंट का पर डे का प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरी बात इन्होंने पूछी हुई है, फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट। आपको याद है ब्रेक इवन पॉइंट करने के लिए आपको, तो इन्होंने क्या किया, जो पहले निकाला ना सीधा कंट्रीब्यूशन के तरीके से निकाला हुआ है इन्होंने पहले से ही, कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकाल, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट को जब आप कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा कि कितने पेशेंट आपको चाहिए रोज। तो इन्होंने टोटल रेवेन्यू ले लिया, रेवेन्यू में से फिक्स कॉस्ट माइनस की, आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, तो कंट्रीब्यूशन को इन्होंने डिवाइड किया होगा नंबर ऑफ पेशेंट से, पेशेंट डे से, तो पर पेशेंट डे का एक दिन का कंट्रीब्यूशन आ गया और उसे फिक्स कॉस्ट से डिवाइड कर दिया। देखिए फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पेशेंट पर डे, तो आपको रोज 3741 पेशेंट डे मतलब चाहिए होंगे, पेशेंट चाहिए होंगे, जिससे आप अपना, हमारा है 8000, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आपको 3741 पेशेंट डेज चाहिए होंगे। कैसे निकाला, टोटल कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट निकाल लिया, पेशेंट डे, एक पेशेंट डे का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, कैसे निकाला, रेवेन्यू पता है हमें टोटल, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर ली, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन टोटल आ गया, उसे नंबर ऑफ पेशेंट डे से डिवाइड किया, तो आपके पास क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे आ गया। फिक्स कॉस्ट हमें टोटल साल की पता है, जब आप फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करते हो तो हमें पता चल जाता है कि इवन पॉइंट कहां पर आएगा, कितने पेशेंट डेज की जरूरत है। तो ऐसे केस में 3741 पेशेंट डेज की जरूरत है हमें। ठीक है जी, तो अगला है कॉस्टिंग ऑफ आईटी एंड आईटीईएस, तो लास्ट लेक्चर रहेगा कल का, और कल हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू सो मच।